कैसे हो प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे के नए चैप्टर पे जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। फिर एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा ऐप प्ले स्टोर से, एक बार जाके सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी देखें ताकि आपकी रिवीजन और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो प्रेपरेशन है वो सॉलिड हो सके और बाकी बच्चों को भी आप सेम चीज बोलो ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सकें। तो हमारे क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नाम से पता चल गया आपको, वो है कार्बन कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें ना तो चैप्टर जो है सारा का सारा कार्बन के ऊपर बेस्ड है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन पे ही एक इतना बड़ा चैप्टर क्यों बनाया गया है, इसका नाम सल्फर कंपाउंड्स क्यों नहीं, ऑक्सीजन कंपाउंड्स क्यों नहीं, इतना बड़ा चैप्टर मतलब कार्बन को लेके क्यों बनाया गया। तो कुछ तो खास होगा कार्बन में। अगर हम बात करें कार्बन की ना तो कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए। क्यों? उसका कारण है कार्बन जो है ना एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग रोल निभा सकता है अलग अलग जगह पे। क्यों? कारण ये है कि कार्बन पूरी केमिस्ट्री के अंदर अकेला एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब ये लंबी लंबी चेन अपने साथ भी बना सकता है, दूसरों के साथ भी बना सकता है लंबी लंबी चेन। और ये चेन्स दो एलिमेंट से लेके हजारों लंबी कार्बन कार्बन की चेन हो सकती है। इसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाता है। इसलिए हम लोग कार्बन को अलग से स्टडी करते हैं। कार्बन की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि स्टडी बेस्ड ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पूरी केमिस्ट्री को अगर देख लो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन के होंगे, इसलिए कार्बन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसीलिए इसके ऊपर एक चैप्टर बना गया है। तो चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कार्बन की जानकारी होनी चाहिए हमें ना। तो अगर हम कार्बन की जानकारी की बात करें तो पहले बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन को अगर देखा जाए तो 2,4 यानी कि 6 इसका एटॉमिक नंबर है, उसको ब्रेक करोगे तो 2,4 लिखोगे, है ना। तो मतलब एक शेल, इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली में 4 है, ऐसे करके। तो इसका मतलब इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। 4 एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, उनके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है ना। तो टेट्रावेलेंट इसकी पहली प्रॉपर्टी है। वैलेंसी 4 पता चल गई इसकी आपको। C फॉर नेगेटिव भी बोल सकते हैं, C फॉर पॉजिटिव कैटायन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है अपने आउटर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो C फॉर नेगेटिव C फॉर पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन C फॉर पॉजिटिव हम लेते हैं क्योंकि C फॉर नेगेटिव इसके लिए बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है, ये अपने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके होल्ड नहीं रख सकता, इसलिए C फॉर पॉजिटिव मतलब देना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेक करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है। ये किस में बिलीव करता है? शेयरिंग में। तो कार्बन जो शेयरिंग में बिलीव करता है, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। मतलब किसी और एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट को पूरा करेगा, ना कि ट्रांसफर करके। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात छेड़ दी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होती हैं? पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है? वो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 2,6 होता है, मतलब आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 ऑक्सीजन के हैं, 6 सिर्फ ऑक्सीजन के हैं। अब दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कैसा पूरा करेंगे? ये बीच वाले दो आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसके भी 8 गिने जाएंगे, इसके भी 8 गिने जाएंगे। तो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों ने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, क्योंकि दो एक पूरा 2 पेयर शेयर हुए हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड आएगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, लेकिन सिंगल नहीं डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से हाइड्रोजन अगर आप लेते हो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट उनके ऑक्टेट में 2 चाहिए, तो वो इसको शेयर कर लेंगे आपस में, तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। तो हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन को लोगे तो उसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे आपस में, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 पेयर कर रहे हो तो डबल, 3 पेयर कर रहे हो तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकती है। ठीक है, इसी का एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी। नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो 5 होती है उसकी, 3-3-3 3-3-3।
ठीक है, ये तीन तीन आपस में शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो इनकी 8-8 हो जाएगी, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड आपस में बना ली है। ठीक है, सिंपल था। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, और उसके और भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। आगे है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता क्या है ना, लुईस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स उनको यूज करते हैं, उनको डॉट की फॉर्म में लिखते हैं और वहां पर शो करते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल। और हमें ऑक्टेट रूल तो हमेशा रखना है कि बाहर वाली शेल को पूरा करने की आपने कोशिश करनी है हमेशा, ये आपका हमेशा टारगेट रहेगा। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास। अगर इसको 2 बनाने तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। सिमिलरली ये भी करेगा। अब दोनों ने एक पेयर शेयर कर लिया तो बीच में बॉन्ड आ जाएगी, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ CH4। अगर CH4 लोगे तो C बीच में लिखो, 4 बाहर लिख लो H। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 1 1 1, कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने सामने लगे उनके साथ एक एक शेयर कर लो। हाइड्रोजन कंप्लीट होता जा रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अब बारी आगे कार्बन की, कार्बन ने भी यहाँ से एक एक पेयर शेयर किया सबके साथ, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हर हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा और CH4 यानी कि मीथेन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की 6 होती है, 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, ऐसे लिख सकते हैं। कार्बन के 4 होते हैं, 2 इधर लिख दो 2 इधर लिख दो। तो देखो इधर 8, ऑक्सीजन के 8 पूरे, ऑक्सीजन के 8 पूरे, कार्बन के 8 पूरे हो गए। तो कैसा डिजाइन बना रहेगा इनका, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कुछ ऐसा डिजाइन रहेगा। इसने डबल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर की दोनों साइड ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है H2S मॉलिक्यूल भी बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे दूं आप लोगों को, आसान है, होमवर्क में करो इसको, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें खास बात क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला आपने याद रखना है ये आयनिक कंपाउंड्स के ऑपोजिट होते हैं, तो मतलब उनका हाई होता था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कमजोर। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम होती है, आयनिक में ज्यादा होती है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखोगे कार्बन के कंपाउंड्स के तो है एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, सब में कार्बन भरा पड़ा है, तो कार्बन के क्या है, कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन जो है वो कितने फॉर्म में पाई जाती है, तो आंसर है इसका, कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो अपने याद रखने हैं। वो क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर, फुलरीन। कार्बन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, प्योर फॉर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन। तो अगर हम कार्बन के अंदर बात करें तो जो डायमंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड के अंदर क्या होता है, हर कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है बाकी कार्बन के साथ, तो हर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर के अंदर। ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें भी कार्बन, प्योर कार्बन होता है वो, उसमें हेक्सागोनल रिंग शेप बनती है जो आपस में वीक बॉन्ड से जुड़ी होती है, तो स्ट्रक्चर उसका जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, वो स्लिपरी टू टच होता है हमेशा। कौन, ग्रेफाइट, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन आपस में जो रिंग्स जुड़ी हुई है वो वीक बॉन्ड से है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, दोनों प्योर फॉर्म है, बर्न करने पे कोई ऐश नहीं बचेगी क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है। डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, चमकदार होता है, ग्रेफाइट उसके उल्टा ओपेक होता है, काले रंग का होता है, ग्रीश होता है। दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। डायमंड को हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, कटिंग में, ग्राइंडिंग में यूज करते हैं। ग्रेफाइट को उसका ऑपोजिट हम कहाँ यूज करते हैं, सेल्स में, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट को हम पेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर लिखने के लिए यूज करते हैं। ये होगी इन दोनों की अपनी अपनी यूजेस। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जब भी बर्न करेंगे ऐश नहीं बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट,
बकमिस्टर फुलरिन, क्योंकि ये इसको हमने नया नया आया है, इसको नया स्टडी इतने अच्छे से नहीं हुआ, इतना पता है कि फुटबॉल की शेप का 16 कार्बन का ये ग्रुप है, ये भी प्योर फॉर्म है, जब भी बर्न होगा कोई ऐश नहीं बचेगी। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर मैंने आपको बता दिया, वर्सेटाइल बहुत है कार्बन, क्योंकि इसके अंदर दो खास प्रॉपर्टीज हैं, कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, और दूसरा टेट्रावेलेंट नेचर, इसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, वर्सेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, कैटिनेशन को फिर से अगर आपको डिफाइन करना, मैंने पहले बता दिया कि सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से मिलके लंबी लंबी चेनें बनाना, सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है कार्बन की उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन, इसकी वजह से लंबी लंबी चेनें भी बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है, वो रिंग्स भी बनाता है। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन क्यों बना पाता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, साइज छोटा है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबल है कंपाउंड इसके। टेट्रावेलेंट, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए टेट्रावेलेंट नेचर है उसका, सिंगल डबल ट्रिपल सारी बॉन्ड्स वो बना सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है मेन आपका, वो है हाइड्रोकार्बन्स। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल है मीथेन CH4, सिर्फ C और H ही नजर आ रहे हैं, इथेन C2H6 है, इथीन C2H4 है, इथाइन C2H2 है, सारे में हाइड्रोजन और कार्बन ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वो हो गया सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल या ट्रिपल हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल डेफिनेशन है, मतलब दो टाइप के हो गए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अलग नाम है, अगर डबल या ट्रिपल है इनको बोलते हैं सैचुरेटेड, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सिंपल सिंपल डेफिनेशन से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अनसैचुरेटेड इसको स्पेशली क्या नाम देते हैं, सिंगल बॉन्ड वालों को अल्केन्स, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है डबल वालों को बोलेंगे अल्कीन्स, इन वर्ड आएगा पीछे, इनको बोलेंगे अल्काइंस, YNE आएगा पीछे। तो ये तीन टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए जिनको आपने अच्छे से याद रखना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की एक ही टाइप है, अनसैचुरेटेड की दो टाइप्स है जो आपने याद रखनी है। डिटेल में इसका बहुत कराने वाला हूं आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स है, पहले इनको खत्म कर लेते हैं, डेफिनेशंस अपने अच्छे से याद करनी है। अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। आइसोमर, आइसो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, लिखने में फॉर्मूला लिखने में सेम है लेकिन जब उनका डिजाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अलग दिखते हैं, वो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपने करनी है। ठीक है, तो आइसोमर्स होते हैं बहुत सारे, अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत सारे टाइप के, लेकिन 10th में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये हम बना के भी दिखाएंगे थोड़ी देर में जब हम ये टॉपिक डिटेल में करेंगे। अगला है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनके जो अंदर फंक्शन ग्रुप अगर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर हम एल्केन सीरीज लेते हैं तो मीथेन है, देन इथेन है, देन प्रोपेन है, ये जितनी भी सीरीज है सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इस पूरी सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। तो ये सारी की सारी सीरीज होती है, एल्केन्स ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, इनको इसलिए होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या याद रखनी है, पहला, हर दो कंपाउंड्स के बीच में हमेशा C और H2 का फर्क होता है। देखो इन दोनों के बीच में एक C का फर्क है, दो H का फर्क। अगर हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की, तो वो सीरीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीरीज जिसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का होता है, प्लस 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी भी पहली यही है, CH2 का डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में, 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस होगा, केमिकल्स प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेम फंक्शन ग्रुप होगा। तो ये प्रॉपर्टीज अपने याद रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा इसमें एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं, अगर हम आगे बात करें
तो अगला जो हमारा इसी का टॉपिक है वो क्या कहता है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम नोमेनक्लेचर करें ना तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके लिए आपको मैं एक स्लैब दूंगा जो आपने याद करनी है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे बचपन में हम लोग पैदा हुए थे तो हमारा नाम पंडित ने किया होगा या किसी ऐसे पर्सन ने किया होगा, कोई भी जो नाम देता है। तो नामकरण करना बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर आप नामकरण नहीं करोगे तो आप उसकी प्रॉपर्टीज, उनको याद करना, उनकी यूजेस सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, और नामकरण को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और ये नोमेनक्लेचर जो है ये कौन करता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पेरिस में एक ऑफिस है जो ये नामों को घोषित करता है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन के कितने एटम्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके हिसाब से उसका नाम स्टार्ट होता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो नाम हमेशा मिथ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन होंगे तो इथ से, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक। तो 10 तक आपने याद कर लेना कि अगर 10 तक आपके पास कार्बन एटम्स हैं तो उनके नाम जो है प्रीफिक्स स्टार्ट कहां से होगा नाम उसका, तो ये अपने चार्ट याद करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आपके लिए। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नामकरण हम कैसे दें, ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम आगे चलते हैं, बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड के हिसाब से देखें ना, तो अगर किसी भी चीज का डबल बॉन्ड लग रही है, किसी में सिंगल बॉन्ड लग रही है, ट्रिपल बॉन्ड लग रही है, तो उनके हिसाब से उनके नाम क्या होंगे। अगर पीछे सिंगल बॉन्ड लग रही है किसी भी एलिमेंट के, तो उसकी एंडिंग जो है उसका सफिक्स क्या होगा, एन, ANE। डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। यहां से वो चीजें खत्म होंगी, ठीक है। ये सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस मतलब वो चीजें जो पीछे लगने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें और सफिक्सेस की, तो अगर किसी के पीछे OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो पीछे ओल लगेगा। अगर किसी के पीछे CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ तो लास्ट एंडिंग जो सफिक्स रहेगा वो AL रहेगा। कीटोन ग्रुप लगा हुआ किसी के अंदर तो उसके एंड में या सफिक्स क्या लगेगा, ONE, ओन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COH अगर किसी के एंड में लगा हुआ है तो उसके सफिक्स क्या रहेगा, ओइक एसिड। ये सफिक्सेस हैं जो आपको याद करने हैं, हमारे सिलेबस में है। अगर किसी के कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो हम लोग प्रीफिक्स लगा सकते हैं क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो। ये सारे हम प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कुछ के आपको प्रीफिक्सेस याद रखने हैं, कुछ के सफिक्सेस याद रखने हैं। इसका मैं एक चार्ट आपको बना के अभी थोड़ी देर में दूंगा, वो अपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके अंदर सारी चीजें तय हो जाएंगी। हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं चाहे वो क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी है, वो सारे के एल्डिहाइड्स हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप जब साथ में लगेंगे तो पीछे सफिक्स क्या रहने वाला है, आगे प्रीफिक्स क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको एक टेबल में मिल जाएंगी। उस टेबल का यूज करके आपने नोमेनक्लेचर करना है। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लोग डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन के हिसाब से आपको चलना है। चलते हैं आगे। पहले ये डिटेल कर ले, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस मैं आपको एंड में करवाने वाला हूं। आगे है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की, तो ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड पे आप अप्लाई कर सकते हो, जितने भी आने वाले कंपाउंड्स हैं कार्बन के। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, कंबस्शन। जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड बर्न होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है और लाइट। तो ये 3 चीजें तो आंसर उसका आने वाला है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। अब डिपेंड करेगा कि ये जो कार्बन कंपाउंड है ये कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है यहाँ पर। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, 2 कंडीशंस है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट रिलीज होंगे हमेशा, और जो है सब्सटेंस बड़े आराम से जलेगा। हम बोलेंगे वो नॉन सूटी फ्लेम दे रहा है हमें। क्या दे रहा है, नॉन सूटी, मतलब आपके बर्तन काले नहीं होंगे।
होंगे, नॉन सूटी फ्लेम रहेगी, काली फ्लेम नहीं होगी, ब्लू कलर की फ्लेम होगी, तो नॉन सूटी फ्लेम मिलेगी अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से आ रही है। ये दो कंडीशंस है। अगर इन केस कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है लेकिन सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, ऑक्सीजन कम आना शुरू हो जाती है, तो फिर सूटी फ्लेम, फिर बर्तन काले होंगे, काले रंग की फ्लेम आएगी। इसका एग्जांपल है घर पे जब भी हम अपने चूल्हे पे कोई चीज बनाते हैं और चूल्हे पे कोई चीज गिर जाती है या उसमें कोई गंदगी है, उसमें साफ से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही, तो बर्तन काले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि सूटी फ्लेम आ जाती है वहां पर। उसके आगे कंडीशन है कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका, उसको अगर आप सिंपल ऑक्सीजन में बर्न करते हो, प्योर ऑक्सीजन नहीं है, सप्लाई ठीक है, ओपन बर्न कर रहे हो, तो येलो स्मोक की फ्लेम आएगी ही आएगी। अनसैचुरेटेड है तो वो आएगी आएगी, चाहे वो डबल बॉन्ड वाला हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड का हो। हाँ, एक कंडीशन है कि जब वो नॉन सूटी हो सकती है, वो है अगर प्योर ऑक्सीजन, सिलेंडर से आप ऑक्सीजन उसको सप्लाई करते हो अनसैचुरेटेड को, तो नहीं आएगी। ठीक है, उसका एग्जांपल है वेल्डिंग वाला, जहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। गैस तो आपकी अनसैचुरेटेड होती है लेकिन सिलेंडर साथ में लगाया होता है उन्होंने ऑक्सीजन का, उससे क्या होता है वो फिर अच्छे से जलती है और नॉन सूटी फ्लेम देती है। बाकी मैंने बता दिया कि इनलेट का काम क्या होता है, जितने भी आपके स्टोव्स यूज करते हो इनलेट का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। सप्लाई अच्छी रहेगी तो नॉन सूटी फ्लेम जलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कंबस्शन का क्लियर हो गया सबको ना। जब भी कोई चीज कार्बन का कंपाउंड जलेगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन। अब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जब ये रिएक्ट होते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मिलता है हमें? इथेनोइक एसिड। देखो ध्यान से, क्या मिलता है? इथेनोइक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी कोई कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके अपने नाम याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। क्या मिलेगा आपको? इथेनोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वो दे रहा है, इथेनॉल था, एग्जाम्पल ले लो। इथेनॉल को आपने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया आपने, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? इथेनोइक एसिड। इसको हमने कैसे याद रखा था अपने टाइम पे कि आपके इस चैप्टर के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट से दूसरा मिलेगा जब उसको आप क्या करोगे? आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। ये रिएक्शन आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगी वो चीज, उसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ जाएगा, तो इथेनॉल में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन कहां पॉसिबल है? पहले तो याद रखना आपने, ये होती है अनसैचुरेटेड के अंदर। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजों के अंदर ही आपने एडिशन रिएक्शंस लगानी है। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड के लिए नहीं है। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज का ऐड हो जाना। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ये देखो, ये आपके पास कौन है? C2H4 है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड वाली चीज। इसके अंदर आप हाइड्रोजन अगर ऐड कर दोगे तो मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ बढ़ जाएगा, ये चीज बन जाएगी ऐसे करके कुछ। कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या बन गया? इथेन। कहने का मतलब अनसैचुरेटेड चीजें सैचुरेटेड बन जाती है जब उनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ऐड आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो लेकिन हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन को ऐड किया तो मतलब एडिशन के अंदर जो हमारा एग्जांपल है वो है हाइड्रोजिनेशन का। क्लोरीन भी ऐड कर सकते हो तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या होता है? जो डबल बॉन्ड की चीज है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड की है तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसको रिडक्शन बोलते हैं, तो बिना किसी कैटलिस्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो जो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत जरूरी है रिडक्शंस के लिए, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए। तो जहां पर जो हम यूज करने वाले हैं कैटलिस्ट वो कौन है? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं इनको। हम एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं एडिशन रिएक्शंस के अंदर।
अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज की, तो इंडस्ट्रियल यूज क्या है, वेजिटेबल ऑयल जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर हम हाइड्रोजन पास कर देते हैं तो वेजिटेबल घी बन जाता है जो सैचुरेटेड है। तो इंडस्ट्री में क्या से यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर अगर हम हाइड्रोजन पास मतलब हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो सिंगल बॉन्ड की चीजों में कन्वर्ट हो जाता है जो क्या है, घी। तो ऑयल से घी बनाने का प्रोसेस हाइड्रोजनेशन से होता है और इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी यूज है। वेजिटेबल फैट जो है वो हार्मफुल फॉर हेल्थ है, मतलब सिंगल बॉन्ड की चीजें हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होती हैं, जबकि डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाली गुड फॉर हेल्थ होती है। कहने का मतलब ये है। घी से अच्छा क्या होता है, ऑयल, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, उनमें बॉन्ड जल्दी से टूट जाती है, डाइजेस्ट जल्दी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, अब इसमें भी कंडीशन एक लागू होती है, वो क्या कंडीशन है, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है ना वो किस पे अप्लाई करनी है, सिर्फ सैचुरेटेड के लिए। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर सैचुरेटेड, सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे आपने लगानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड वालों पे, डबल पे नहीं लगेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो कैसे करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आपने क्या लिख लिया, CH4, क्या है ये, मीथेन, पहला कंपाउंड है एल्केन सीरीज का। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मान लो HCl डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक H चला जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और हाइड्रोजन साइड पे आ जाएगी। एक्चुअली में हुआ क्या, 4 H थे आपके कार्बन के साथ और यहां पर साथ में कौन जुड़ा, HCl। तो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। जो भी आप यूज करोगे एलिमेंट्स, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और नई चीज बन जाएगी, क्योंकि इसने इसको रिप्लेस किया, मतलब सब्स्टिट्यूट किया, बदली कर दिया, तो नया कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन। जब कहीं पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा जो उसको वहां से हटा देगा और वो क्या बन जाएगी चीज, कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगी और वो एलिमेंट वहां पर लग जाएगा। एग्जाम्पल, अब आगे चलते, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन आ रहा है, सबसे पहले इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को हम क्या बोल सकते हैं, CH3C2HOH, मतलब C2H5OH शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे OH ग्रुप लगा तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, अल, ओल, ओल लगेगा, क्योंकि कार्बन कितने, 2, तो इथेन वर्ड आएगा, तो इथेनॉल बोलते हैं इसको। और ये आपके सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाली चीजें हैं दोनों ही। इथेनॉल का फॉर्मूला रहेगा C2H5OH, इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइल अल्कोहल। होता कैसा है ये, कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड, जल्दी से आग नहीं पकड़ता और कलरलेस होता है, पानी के साथ किसी भी मात्रा में घुल सकता है। ठीक है, लिटमस पे कोई फर्क नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। और इथेनॉल होता है कि जनरली जो हम लोग ड्रिंक में यूज करते हैं, जितने भी टाइप के हमारे बिवरेजेस हैं ड्रिंक वाले, हार्ड ड्रिंक्स, उन सब में इथेनॉल यूज होता है, चाहे वो बियर हो, रम हो, विस्की हो, वोडका हो, स्कॉच, कुछ भी, सब में ये यूज होता है, ड्रिंकेबल है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर एक सोडियम से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, ठीक है, H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोडियम के साथ अगर इथेनॉल रिएक्ट हो जाए ना, C2H5OH है, इसके साथ अगर आप सोडियम को रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, C2H5Na प्लस क्या बनेगा साथ में, हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सी बात है, वो हटा के आपने H हटा के अपने Na लगा देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। सिंपल सा एग्जांपल है ये। अच्छा, अगर मतलब आपने कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर देना Na से। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर आप इथेनॉल के अंदर क्या डालोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब किसी भी चीज में से पानी, मतलब वाटर को निकाल देता है। तो अगर इसमें से मैं वाटर निकाल दूं तो क्या बचेगा, C2H4 बचेगा और बाकी वाटर साइड पे आ जाएगा। C2H4 हम किसको बोलते हैं, इथीन को। तो कहने का मतलब अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं किसकी, इथेनॉल की, तो हमें क्या मिलेगा, इथीन, डबल बॉन्ड वाली चीज मिल जाएगी और वाटर साइड पे हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट
है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का है। ठीक है, क्लियर हो गया। यूज कहाँ करते हैं हम इसको, इथेनॉल की यूजेस क्या है, इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, बहुत सारे कफ सिरप्स में यूज होता है, इसको बिवरेजेस मतलब ड्रिंक्स में हम लोग लेते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक का काम करता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन में यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंटी फ्रीज का काम करता है, मतलब जो ठंडे इलाके हैं जहां पर पेट्रोल या डीजल भी जम जाता है, वहां पर उन पेट्रोल या डीजल के अंदर हम लोग इथेनॉल डालते हैं, जिससे वो चीजें लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, फ्रीज नहीं होती हैं। तो एंटी फ्रीज का काम करता है ये वहां पर। ठीक है, तो इथेनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंपाउंड था, वो हमने अभी किया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की हम लोग बात करें अगर, ये भी इथ से बना है, मतलब 2 कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन वाली चीज जो है वो साथ में उसकी लगा ओइक एसिड है ना। तो आपने इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, CH3COOH, COH जो ग्रुप है ये ओइक एसिड है ना, और टोटल मिला के 2 कार्बन, तो इथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड, तो सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम, केमिकल नेम, उसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें अपने याद रखनी है। अगर हम इथेनोइक एसिड लेते हैं 5 से 8% और उसमें पानी डालते हैं, तो वो जो बनता है सॉल्यूशन उसको बोलते हैं विनेगर, सिरका हिंदी में बोलते हैं। और विनेगर आपको पता है घर में हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली चाइनीज फूड सब में विनेगर यूज होता है, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग विनेगर यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 290 केल्विन, और ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। तो वो जो कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज होकर चीज बनती है उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। टर्म्स आपने याद रखनी है, यूज करते हैं एज ए विनेगर। ठीक है, और बहुत सारी चीजों के लिए रॉ मटेरियल भी है, जैसे एसिटाइल क्लोराइड और एस्टर्स, थोड़ी देर में हम एस्टर्स बनाएंगे, उसका भी रॉ मटेरियल इथेनोइक एसिड है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस, कलर नहीं होता है इसका, पंजेंट, थोड़ी सी तिक्की स्मेल होती है, उसके साथ ये मिक्सेबल इन वाटर, पानी के साथ किसी भी मात्रा में घुल जाता है, और क्योंकि एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से करना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आज तक की जो 10th क्लास की साइंस की हिस्ट्री है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट जो मेरे को लग रहा है वो है एस्टरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इथेनॉल के अंदर भी आएगा, इथेनोइक एसिड के अंदर, दोनों के अंदर ही आएगा ये टॉपिक। क्यों, क्योंकि दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब भी इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ मिलेगा, इथेनॉल ले लो आप, मतलब दोनों आपके जो मेन कंपाउंड थे इस चैप्टर के अंदर, दोनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने डालना है, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल दोनों रिएक्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा जो जिसकी स्मेल जो होती है स्वीट होती है, स्वीट स्मेलिंग स्मेल होती है, उसको हम बोलते हैं एस्टर। क्योंकि इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो एस्टर है, प्रोसेस का नाम हो जाता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना, और एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, ऐसी चीजें बनती है, इसलिए जिनकी स्मेल अच्छी है तो उनको हम कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने में, या फ्लेवरिंग एजेंट, खाने पीने में जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें यहाँ से क्लियर हुई हैं। पहली चीज, एस्टरिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टरिफिकेशन। जो रिजल्ट आता है एस्टरिफिकेशन से पता चल रहा है, उसका नाम है एस्टर। और एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग होते हैं। आपको हिंट मिलेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हिंट देंगे वो आपको कि स्वीट स्मेलिंग चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसका नाम बताओ, तो आंसर है एस्टर प्रोड्यूस होगा। अगर स्वीट स्मेलिंग है तो यूज कहाँ होगी उसकी, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, वहां यूज होगा ये। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी ना, कर सकते हैं इसको, अगर आपने लिखना तो वो भी लिख सकते हो, CH3COH प्लस C2H5OH, दोनों आपस में मिलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, एक H और एक OH निकाल के आपस में जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, CH3COOC2H5, ये आपका एस्टर बन गया, प्लस वाटर। वाटर क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या यूज किया था, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसलिए वाटर रिलीज हो गया वहां से। तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर एस्टर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, एस्टर प्लस NaOH, दोनों रिएक्ट करते हैं,
तो क्या बनता है, अल्कोहल, जैसे इथेनॉल बन जाएगा, एंड सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बनेगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कहने का मतलब एक टाइप से ये रिएक्शन जो है रिवर्स है एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन की उल्टी रिएक्शन कौन सी है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एस्टर NUH एक बेस के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, इथेनॉल एंड सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये अपने याद रखना है, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन, साबुन बनाने के काम आती है ये जो बना ये सोप बना आपका। तो फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। आगे थोड़ा सा हम फिर से करेंगे ये वाला टॉपिक। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। बड़ी सिंपल सी है। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ किसका, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, किसी के साथ भी कर लो रिजल्ट सेम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में आएगी, वाटर दोनों में आएगा, और जो यहाँ पर बनेगा वो सोडियम सॉल्ट बनेगा। कुछ नहीं करना, अपने हाइड्रोजन हटा के Na लगा देना वहां पर। जितनी भी सोडियम के साथ रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर, सब में एक H हटा के अपने Na लगाना होता है। चाहे आपको समझ आए ना आए, बहुत सिंपल है, पर आपने लगा देना है और बोल देना कि सोडियम सॉल्ट बन गया उस चीज का। तो यहाँ सोडियम एसीटेट बन जाएगा आपका, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रिएक्शन का आंसर सेम है, इसलिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनको अच्छे से याद कर लेना आपने। इथेनॉल हमने कर लिया था। आगे आता है हमारा सूप। सूप के बारे में कहते हैं कि सूप जो है वो डिटर्जेंट के साथ उनका कंपटीशन होता है, दोनों में फर्क क्या है। घर में आपने सूप भी यूज किया है और वॉशिंग पाउडर यानी कि डिटर्जेंट भी यूज किए हुए हैं, दोनों में फर्क आपको पता होगा। आसान किस में रहता है, डिटर्जेंट में आपके लिए बहुत आसानी होती है। क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट है ना वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ काम कर जाते हैं, अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, है ना। और जो सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है, हार्ड वाटर के साथ वो काम नहीं करता। अगर आप कोशिश करोगे तो मैल सी झाग सी बचेगी, जिसको हम स्कम बोलते हैं। स्कम की वजह से कपड़े खराब हो जाते हैं, वो साफ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों में से बेटर कौन रहा, डिटर्जेंट। लेकिन एक मामला है जिसमें सूप भी बेटर है उससे, वो है सूप जो है वो वक्त के साथ गल जाता है, मतलब पोल्यूशन नहीं करता, मिट्टी को या पानी को वो पोल्यूट नहीं करता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इस मामले में सूप बेटर है। ठीक है, अब उनका डिटेल उनके अंदर की केमिस्ट्री करते हैं। अगर सोप की बात हम करें ना, तो जो सोप है असली में क्या होता है, वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है किसी भी लंबी फैटी एसिड की चेन का। मतलब बहुत सारे कार्बन 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 चल रहे होंगे, एंड में सोडियम या फिर पोटेशियम लग जाएगा, इस पूरी चेन को हम क्या बोलेंगे, सूप। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम क्या बोल देते हैं, सूप। आर का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, ये अपने याद रखना है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो होता है वो सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट आ जाएगा, बाकी चीज सेम ही है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड में अगर सोडियम या पोटेशियम की जगह अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स आ जाए तो हम लोग बोलते हैं वो जो चीज क्या बन गई, डिटर्जेंट बन गई। इसमें चेन लंबी है, चेन लंबी है, इसीलिए बॉन्ड नहीं टूटती है, इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, सोप्स में टूट जाती है। हार्ड और सॉफ्ट वाटर की बात हम लोग करें तो दोनों में से बेटर सॉफ्ट वाटर होता है, और सॉफ्ट वाटर के साथ डिटर्जेंट काम करता है, हार्ड वाटर के साथ काम करता है, लेकिन सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही काम करता है, हार्ड के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें सोप और डिटर्जेंट की, तो एक तो उनकी डेफिनेशन में ही डिफरेंस है कि वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। दूसरा, आयनिक पार्ट जो सोप का है उसको ऐसे लिखा जाता है और इसमें ये लिखा जाएगा, ये भी सेम ही है, बस उसका केमिकल नाम आ गया। उसके बाद है हार्ड वाटर में इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है सोप्स की, जबकि हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं और डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिटर्जेंट को हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं, कारण क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है वो सोप वाला नहीं है, लेकिन काम वो सफाई वाला ही करते हैं, क्लीनिजिंग एजेंट का ही करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इसको भी। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट के एडवांटेजेस हमने अभी कर लिए हैं कि डिटर्जेंट जो हार्ड वाटर के साथ काम करते हैं, सोप नहीं करता, ये फायदा हो गया आपको, है ना।
क्लियर हो गया? हार्ड वाटर के साथ इसको यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्कम पैदा हो जाती है, तो इसके मतलब वहां क्लीनिंग नहीं होगी। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थोड़ा सा आपने समझना है कि होता क्या है। तो आपको कुछ ऐसे करके हमने लंबी सी चेन बना के दिखाई थी। मान लो कि ऐसे करके स्ट्रक्चर है किसी सोप का, कहने का मतलब लंबी सी चेन है, कार्बन 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 कार्बन, और एंड में क्या लगा हुआ है, सोडियम या पोटेशियम लगा होगा, ठीक है। ये जो चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल के ना दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक लंबा हाइड्रोकार्बन पार्ट और साथ में छोटा सा आयनिक पार्ट। जैसे आयनिक पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये लॉन्ग चेन हो जाएगी आपकी। तो दो हिस्से होते हैं सोप मॉलिक्यूल के, मतलब ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये जो लंबे वाला पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब इसको पानी से डर लगता है, फोबिया मतलब डर लगना। तो इसका मतलब जो लंबा वाला हिस्सा है उसको पानी से रिएक्शन नहीं करनी, वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी से डर लगता है। जबकि आयनिक पार्ट जो था हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग अटैकिंग, ठीक है, जिसको अट्रैक्शन होती है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पानी के साथ रिएक्ट करना पसंद करता है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसका मतलब पता चल गया हमें कि सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, आयनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट पानी से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा और जो आयनिक पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो ये क्लियर हो गया। दो एक्टर्स हैं यहाँ पर, ये पता चल गया इस सिस्टम के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ही आप डिटर्जेंट या सोप को पानी के अंदर घोलते हो, ठीक है, और उसके अंदर कपड़े डालते हो मैले वाले, तो जो आपका आयोनिक पार्ट है वो तो वाटर के साथ अपनी एक बॉन्ड बना लेता है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो पानी से तो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो डर्ट से बॉन्ड बना लेता है अपनी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखेगा कुछ, ये हेड हो गया और ये पीछे टेल है। हेड हम किसको बोलते हैं, आयंस वाले पार्ट को, है ना। ये वाटर के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, पीछे वाला हिस्सा डर्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कहने का मतलब चेन लंबी हो गई है, पानी है, फिर आयनिक पार्ट है, फिर हाइड्रोकार्बन लंबी चेन है, उसके साथ डर्ट जुड़ा हुआ, तो चारों आपस में जुड़ गई है चीजें, है ना। तो जब आप ये चीजें जुड़ने के बाद उसको रिंस करोगे, निचोड़ोगे, तो पानी बाहर भागेगा, निचोड़ोगे तो पानी बाहर निकलेगा उसमें से। अगर पानी निकलेगा उसके साथ एन निकलेगा, उसके साथ ये लंबी चेन निकलेगी, उसके साथ डर्ट निकलेगा, तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो कहने को मतलब जब भी हम रिंस करते हैं कपड़ों को, तो पूरी एक लंबी की लंबी चेन निकल के बाहर आ जाती है, उस चेन में पानी भी होता है और साथ में डर्ट भी होता है। इस तरीके से जो सोप है वो काम करते हैं या डिटर्जेंट्स काम करते हैं, ठीक है। छोटी सी एक टर्म आती है माइसिल्स, माइसिल्स किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो सोप का, वो खुद को किससे जोड़ देगा, डर्ट के साथ। आयनिक पार्ट किससे जोड़ देगा, वाटर के साथ, है ना। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो अब बनेगा इनको सबके जोड़ने से, उसको हम क्या बोल देंगे, माइसिल। तो माइसिल का क्या फायदा होता है, ये डर्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता है और हमारे कपड़ों को वॉश कर देता है। माइसिल का इतना ही काम है, ठीक है। तो माइसिल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल पार्ट होते हैं जो डर्ट और वाटर के साथ जुड़ जाते हैं, इतना इनका काम होता है, और ये इसका क्लीनिजिंग एक्शन था। ऐसे काम करते हैं हमारे सोप्स, ठीक है। अब आती है हमारी आइसोमेरिज्म, एक आपने टॉपिक किया था, प्लस नोमेनक्लेचर आपका टॉपिक था जिसके अंदर हमने नामकरण करना था, है ना। तो उसके लिए मैंने कहा था मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट से हम लोग सारी चीजें कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले कुछ चीजें समझा देता हूं, उसके बाद आप वो चीज करोगे, है ना। चलो, अब समझने वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, आपने क्या, पहले तो आपने याद रखना है कि कार्बन कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, 1 से लेकर 10 तक याद रखना है। उनके लिए मैंने आपको बताया था, सबके नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपने क्या याद रखना होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है, एक तो ये याद रखना आपने। फंक्शनल ग्रुप के बाद उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला के बाद आपको पता होना चाहिए कि वो आगे लगेगा किसी भी नाम में या पीछे लगेगा, प्रीफिक्स होगा या फिर वो सफिक्स होगा। ये चीज आपको याद रखनी। जैसे फंक्शनल ग्रुप है क्लोराइड, है ना, या ब्रोमाइड, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, Cl होगा, सिंपल Br होगा। इसको हम पहले लिखेंगे नाम से, प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो।
इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ठीक है, फॉर्मूला Cl और Br ही रहेगा इनका। ऐसे फ्लोराइड भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोराइड में आप कैसे लिखोगे, F और फ्लोरो वर्ड यूज करोगे। ठीक है, ये सफिक्स नहीं यूज करने आपने, कर सकते हैं बट नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्साइड, अपना अल्कोहल। अल्कोहल जो ग्रुप है उसको OH से डिनोट करते हैं। ये प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, किसी भी नाम के पीछे जुड़ेगा, क्या से जुड़ जाएगा, ओल बन के जुड़ जाएगा, ओल लिखना आपने। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसको CHO करके लिखते हैं हम लोग। और ये आगे नहीं जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा, और किस नाम से जुड़ेगा, अल, पीछे अल लगा देना किसी भी कंपाउंड के आपने। उसके बाद है कीटोन, किसी भी ग्रुप में कीटोन, कीटोन हमेशा बीच में लगता है और ऐसे होता है। कीटोन जब भी लगेगा आपने पीछे का लिख देना ONE। उसके बाद है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका होता है COOH। किसी भी चीज के पीछे जुड़ेगा तो क्या लगेगा साथ में, ओइक एसिड, ओइक एसिड टर्म आपने यूज कर देनी है पीछे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टेबल अगर याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स, उनका फॉर्मूलाज वो आगे लगेंगे कि पीछे लगेंगे, ये अपने याद रखना है। इसमें एक और जोड़ना चाहो तो कर सकते हो, मिथाइल ग्रुप बहुत यूज होता है 10th क्लास के बेस पे, बहुत है इतना, और वो हमेशा आगे यूज होगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल वर्ड, CH3 जो है उसको बोलेंगे, पीछे नहीं लगाना इसको अपने। ये आपके लिए इतना ही बहुत है आपके लिए, और इसी में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चले आगे, अच्छे से इसको नोट कर लो और इसको अच्छे से इसकी फोटो ले लेना ताकि आपके ये काम आ जाए। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब इसमें लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, है ना। तो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं किस किस के, बहुत सारी चीजें हैं। पहला है मिथनॉल, पहला क्वेश्चन हमारा मिथनॉल। मिथनॉल नाम से क्या पता चल रहा है, मिथ और ओल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीथेन ओल। तो किसी भी चीज का जब हम नाम लिखते हैं ना, तो पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, जो भी किसी का नाम है, फिर लिखते हैं कार्बन का नाम, कार्बन नेम, और उसके बीच हम लगा देते हैं सफिक्स। ये पैटर्न रहता है, 3 हिस्सों में बांट लो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ऐसे करके देंगे। प्रीफिक्स, बीच में वर्ड रूट यानी कि कार्बन जितने भी हैं, उसके बाद सफिक्स। अब ये मिथनॉल कैसे बना होगा, एक तो मीथेन वर्ड आ रहा है, इसमें ओल आ रहा है ना, तो इसमें प्रीफिक्स कोई नहीं, पहला पार्ट नहीं, लेकिन पीछे वाले 2 पार्ट है। मिथ मतलब एक कार्बन, ओल मतलब OH लगा होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो आपको 3 कार्बन और पूरे करने हैं, तो टोटल 4 कार्बन के आसपास जो कितनी बॉन्ड नजर आनी चाहिए, 4। तो जो बाकी अपने अपनी तरफ से लगानी, उसमें सब में हाइड्रोजन ही भरना आपने। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो CH3OH इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, मिथनॉल, सिंपल। सेकेंड है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब इथ लिखा हुआ है, इथ का मतलब होता है 2। ठीक है, इथेन प्लस ओल है ये, ओइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड। कहने का मतलब इथेन मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन लगा दो आप, सिंगल बॉन्ड वाले ही लगाने हमेशा, उससे ज्यादा आपके 10th में नहीं है। 2 कार्बन लगा दिए, बाकी आपने कौन सा ग्रुप लगाना, ओइक एसिड। तो एक कंडीशन आपने याद रखनी है, अगर आपके पास ग्रुप है एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनके जो कार्बन है वो इंक्लूड होंगे इस कार्बन के नेम के अंदर, उनको आपने छोड़ना नहीं है, वो बीच में गिनने हैं। तो सेम यहाँ पर है, क्योंकि इथ है और क्या लिखा, ओइक ग्रुप, तो COOH जो ग्रुप है इसको इसी में इंक्लूड करके 2 कार्बन बनाने हैं आपने। एक और लगाओगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे, फिर इथ गायब हो जाएगा। बाकी वही है, आपने हाइड्रोजन फिल कर देनी है, तो बनेगा CH3COH। तो ये एसिड हम कर भी चुके हैं, इसका पूरा डिटेल हमने किया था इथेनोइक एसिड का। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं और अपने बेंजीन। बेंजीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको आपको याद ही रखना है, क्योंकि बेंजीन इतना डिटेल में होता नहीं 10th क्लास के। तो ये क्या है, कार्बन, 6 कार्बन का ग्रुप है आपके पास, 6 कार्बन अपने लगा लेने हैं। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल है फिर डबल कर देनी, सिंगल है फिर डबल कर देनी, सिंगल है फिर डबल बॉन्ड कर देनी है, और कार्बन की वैलेंसीज आपने पूरी कर देनी, मतलब टेट्राहेड्रल में एक जो बचेगी जगह उसमें हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री इस पे बेस्ड होती है बेंजीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
ब्रोमो क्लोरोमीथेन, ये दो सफिक्स हो गए, ये कार्बन का नाम आ गया, पीछे कोई ग्रुप लग गया ना। तो मिथ है, मतलब एक कार्बन यूज करना आपने, ब्रोमो क्लोरो, एक ब्रोमीन लगाना है, एक क्लोरीन लगाना है, और बाकी जो जगह बची उसमें तो हाइड्रोजन ही आएगा, कोई और रोल है नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। उसके आगे ब्रोमोपेंटेनन, ठीक है, ब्रोमोपेंटेनन, पहले तो यहाँ पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेनन पीछे ONE ग्रुप लगा, मतलब कीटोन है, कीटोन कहीं भी लगा दो आप, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये कीटोन बन गया, तो पेंटेन का काम हो गया, ओन का काम हो गया, ब्रोमो लगाना है तो कहीं एक पे ब्रोमो लगा दो, क्योंकि पोजीशंस दी नहीं हुई है, बड़ी क्लासेस में पोजीशन दी होती है, छोटी क्लास में नहीं दी, तो आप ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। जितने भी डैश है यहाँ पर क्या लगाने हैं आपने, हाइड्रोजन, तो ये आपका स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से नोट करो, इनको आप कर सकते हो, है ना। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो रिव्यूज में आप लिख सकते हो, कमेंट्स में आप लिख सकते हो। कुछ शायद आपको ना मिले, थोड़े से हायर लेवल पे हम लोग जाते हैं, जैसे फिनोल है, अगर आपको फिनोल का करना है स्ट्रक्चर तो कैसे करोगे, तो बेंजीन का कंपाउंड है ये फिनोल, फिनोल को हम लोग कैसे बनाते हैं, वही आपने बेंजीन के 6 बनाने और एक में आपने OH लगा देना है, ठीक है, वही अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थी ना, सेम वही टॉपिक है ये, बस यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देना, OH, तो उसको बोल देंगे हम लोग फिनोल। क्लोरोबेंजीन की बात करें, सेम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आपने, एक हाइड्रोजन लगा के आपने क्या लगा देना वहां पर, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। टोलीन की बात करें, एक्चुअली कॉमन नेम है, आते हैं मैंने इसलिए लिख दिए, सिंगल डबल बॉन्ड बेंजीन आपकी आ गई है, बेंजीन के साथ अगर आप CH3 लगाते हो तो एक हाइड्रोजन हटा के तो उसको बोलते हैं टोलीन, फिर ठीक है। अब लास्ट एक चीज रहेगी आपको, वो है साइक्लो वाले कंपाउंड कैसे लिखने हैं ना। अगर हम साइक्लो वालों की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन लिखा हुआ है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, लेकिन साइक्लो वर्ड लिखा है, मतलब आपने उसको किस में यूज करना है, रिंग के अंदर यूज करना है, रिंग। साइक्लो का मतलब होता है रिंग, 4 कार्बन को रिंग की शेप में लिख लो, मतलब लंबी चेन नहीं बनानी, आपस में जोड़ देना है एंड में। अब बाकी हाइड्रोजन खुद फिल करो, 1 2 2 तो चले गए, तो 2 हाइड्रोजन रहेगी, सब में 2 2 हाइड्रोजन और लगेगी, तो टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाएगी उसकी, ये आपका बन गया क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। बाकी सिंपल है, एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट हेक्सेन, तो बना लोगे आप लोग, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। बाकी बॉन्ड्स देख के आप बना सकते हो, हेप्टाइन मतलब 7, हेप्टा मतलब 7 कार्बन, और आइन लगाओ पीछे, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, हम यहाँ लगा देते हैं। बाकी हाइड्रोजन खुद फिल करो, इसके 3 हो गए, चौथा आप लगा दो, इस कार्बन के 4 बन गए, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, इनके साथ 2, तो सबके साथ 2 तो लगेंगे हाइड्रोजन, लास्ट वाला जो है वहां पर आप लोग 3 लगाओगे, तो आपने बस ये देख लेना है हर कार्बन के आसपास 4 डैश पूरे करने हैं आपको, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा हेप्टाइन का। तो जितने भी कंपाउंड्स है बड़ी आसानी से आपके बन जाएंगे, बस आपने वो चार्ट यूज करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में लिखो, और लास्ट वीडियो तो हम इसी पे बनाने वाले हैं, वहां से आपको मैं समझाऊंगा। अब इसका ऑपोजिट है, पहले क्या था, नाम दिया गया था, आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब उल्टा है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाम लिखना है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि वाकई में मैं सही हूं कि गलत हूं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, इसमें क्या है, गिव नेम्स ऑफ, ये टॉपिक है ना आपका, तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन और CHO लिखा हुआ है, हाइड्रोजन मैंने लिख के नहीं दी, वो आपने खुद फिल कर लेनी है, तो हाइड्रोजन मैंने फिल कर दिए, देखो दिख रहा है, हाइड्रोजन मैंने फिल कर दिया। अब ये चीज बनी है आपके सामने, इसी चीज को मैंने ऐसे बना दिया, जो जगह नहीं भरी कार्बन के आसपास खुद भर लो, हाइड्रोजन लगा दो वहां पर, ठीक है। ये लगाने के बाद इसका नाम आपने देना है। अब नाम कैसे देंगे, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन गिनो, कितने हैं, 3, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, मीथेन, इथेन, देन प्रोपेन, तो प्रोप वर्ड आएगा इसमें, पता है, प्रोपेन पूरा लिख लेना, अपने एंड का ई नहीं लिखना, ई की जगह क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पीछे क्या लगेगा, अल, तो क्या बन गया ये, प्रोपेनल, सफिक्स है लेकिन प्रीफिक्स नहीं है, कोई क्लोरीन ब्रोमीन ऐसी चीज या मिथाइल वाली चीज नहीं लगी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो आपने क्या करना, पूरा प्रोपेन लिखना है, ई हटा के आपने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना, बस इतना ही काम करना है। इसकी अगर बात करो तो 3 कार्बन है,
और पीछे COH लगा हुआ, COH लगा तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। लेकिन कार्बन 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन पूरा लिखा आपने, एंड वाला ई हटा के आपने क्या कर देना, ओइक एसिड। तो क्या बनेगा अगर मैं ई को हटा दूं, प्रोपेनोइक एसिड, इसे जोड़ देना है, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ई नहीं लिखना आपने। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, Cl लगा है, एक दो सी लगे हुए हैं, इधर Br लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है। बाकी आप हाइड्रोजन खुद फिल करो। अब नाम बताओ इसका क्या होगा। दो कार्बन है और इसमें प्रीफिक्सेस भी लगे, ये दोनों प्रीफिक्सेस है, क्लोरो है, ब्रोमो है, तो आपने लिखना है क्लोरो ब्रोमो। लेकिन नाम कैसे लिखने होते हैं, अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो पहले आएगा ब्रोमो डिक्शनरी में, तो हम बोलेंगे ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमो क्लोरो। क्या लिखोगे, ब्रोमो क्लोरो। और दो कार्बन है तो क्या यूज करोगे, इथ। कोई सफिक्स नहीं लगा तो पूरा जाने दो, ई तक, इथेन। तो ब्रोमो क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा इसका। स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। 3 स्ट्रेट है तो लिखेंगे प्रोपेन। 5 कार्बन है और आयोडीन लगी है तो आयोडीन प्रीफिक्स आएगा तो होगा आयोडोपेंटेन नाम आएगा इसका। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर पाओगे, है ना। एक ये वाला कर लेते हैं, चलो ये वाला 12th। CHO ग्रुप लगा है और कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, तो CHO में भी एक कार्बन है, मतलब सिंगल कार्बन की चीज है, मिथ वर्ड आएगा। तो मीथेन पूरा लिखना है, ई नहीं लिखना आपने, ई की जगह क्या लिखना है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड क्या होता है, अल, इसका नाम हो गया मीथेनल। ठीक है। तो ये था आपके कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चंस, बहुत आसान है। प्रॉब्लम आएगी जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं देखूं आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लास्ट वीडियो में हम लोग सारी चीजें जोड़ देंगे। तो अभी फिर मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों से कि आपका जो चैप्टर है ये वाला तो फिनिश हो गया है, बट जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करो हमें। जल्दी से कहाँ जाए, प्ले स्टोर पे जाए, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी आपकी केमिस्ट्री फिनिश हो, फिजिक्स खत्म हो, बायो खत्म हो और साथ में मैथ्स खत्म हो, इससे पहले कि आपका एग्जाम हो। तो एग्जाम से पहले कोई भी चाहे बोर्ड हो, आपके एग्जाम सभी के आने वाले हैं और सभी इस चीज का फायदा ले सकते हैं। और ये वीडियोस इतने अच्छे बने हुए हैं ना कि हर बच्चा जो है उसको इससे फायदा होने वाला है। उसकी स्कोरिंग अगर 80 है तो 80 से 90 100 तक जाएगी। अगर बच्चे को लगता है मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ तो वो बच्चा बड़े आराम से अपना सिलेबस करेगा और अच्छे स्कोर करेगा। सिर्फ आपको वीडियोस करनी है, बार बार देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली रिएक्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपने करना है और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितने भी बच्चे उनको बताओ इसके बारे में कि आपको क्या फायदा हो रहा है।